सेवा सदन उपन्यास मुंशी प्रेमचंद भाग 23। सदन प्रातःकाल घर गया तो अपनी चाची के हाथों में कंगन देखा। लज्जा से उसकी आंखें जमीन में गड़ गईं। नाश्ता करके जल्दी से बाहर निकल आया और सोचने लगा, ये कंगन इन्हें कैसे मिल गया? क्या ये संभव है कि सुमन ने उसे यहां भेज दिया हो? वो क्या जानती है कि कंगन किसका है? मैंने तो उसे अपना पता भी नहीं बताया। ये हो सकता है कि ये उसी नमूने का दूसरा कंगन हो, लेकिन इतनी जल्दी वो तैयार नहीं हो सकता। सुमन ने अवश्य ही मेरा पता लगा लिया है और चाची के पास ये कंगन भेज दिया है। सदन ने बहुत विचार किया, किंतु हर प्रकार से वो इस परिणाम पर पहुंचता था। उसने फिर सोचा, अच्छा मान लिया जाए कि उसे मेरा पता मालूम हो गया, तो क्या ये उचित था कि वो मेरी दी हुई चीज को यहां भेज देती? ये तो एक प्रकार का विश्वासघात है। अगर सुमन ने मेरा पता लगा लिया है, तब तो वो मुझे मन में धूर्त पाखंडी जालिया समझती होगी। कंगन को चाची के पास भेजकर उसने ये भी साबित कर दिया कि वो मुझे चोर समझती है। आज संध्या समय सदन को सुमन के पास जाने का साहस न हुआ। चोर दगाबाज बनकर उसके पास कैसे जाए? उसका चित्त खिन्न था। घर पर बैठना बुरा मालूम होता था। उसने ये सब सहा, पर सुमन के पास न जा सका। इस भांति एक सप्ताह बीत गया। सुमन से मिलने की उत्कंठा नित्य प्रबल होती जाती थी और शंकाएं इस उत्कंठा को दबाती जाती थीं। संध्या समय उसकी दशा उन्मत्तों की सी हो जाती। जैसे बीमारी के बाद मनुष्य का चित्त उदास रहता है, किसी से बातें करने को जी नहीं चाहता, उठना बैठना पहाड़ हो जाता है, जहां बैठता है वहीं का हो जाता है। वही दशा इस समय सदन की थी। अंत को वो अधीर हो गया। 8वें दिन उसने घोड़ा कसाया और सुमन से मिलने चला। उसने निश्चय कर लिया था कि आज चलकर उससे अपना सारा कच्चा चिट्ठा बयान कर दूंगा। जिससे प्रेम हो गया, उससे अब छिपाना कैसा? हाथ जोड़कर कहूंगा, सरकार बुरा हूं तो भला हूं तो अब आपका सेवक हूं। चाहे जो दंड दो, सिर तुम्हारे सामने झुका हुआ है। चोरी की चाहे दगा किया, सब तुम्हारे प्रेम के निमित्त किया, अब क्षमा करो। विषय वासना, नीति, ज्ञान और संकोच किसी के रोके नहीं रुकती। उसके नशे में हम सब बेसुध हो जाते हैं। वो व्याकुल होकर 5 बजे निकल पड़ा और घूमता हुआ नदी के तट पर आ पहुंचा। शीतल मंद वायु उसके तपते हुए शरीर को अत्यंत सुखद मालूम होती थी और जल की निर्मल श्याम सुवर्ण धारा में रह रहकर उछलती हुई मछलियां ऐसी मालूम होती थीं मानो किसी सुंदरी के चंचल नयन महीन घूंघट से चमकते हों। सदन घोड़े से उतरकर कगार पर बैठ गया और इस मनोहर दृश्य को देखने में मग्न हो गया। अकस्मात उसने एक जटाधारी साधु को पेड़ों की आड़ से अपनी तरफ आते देखा। उसके गले में रुद्राक्ष की माला थी और नेत्र लाल थे। ज्ञान और योग की प्रतिभा की जगह उसके मुख से एक प्रकार की सरलता और दया प्रकट होती थी। उसे अपने निकट देखकर सदन ने उठकर सत्कार किया। साधु ने इस ढंग से उसका हाथ पकड़ लिया मानो उससे परिचय है और बोला, सदन, मैं कई दिन से तुमसे मिलना चाहता था। तुम्हारे हित की एक बात कहना चाहता हूं। तुम सुमनबाई के पास जाना छोड़ दो, नहीं तो तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा। तुम नहीं जानते वो कौन है। प्रेम के नशे में तुम्हें उसके दूषण नहीं दिखाई देते। तुम समझते हो कि वो तुमसे प्रेम करती है, किंतु ये तुम्हारी भूल है। जिसने अपने पति को त्याग दिया, वो दूसरों से क्या प्रेम निभा सकती है? तुम इस समय वहीं जा रहे हो। साधु का वचन मानो, घर लौट जाओ, इसी में तुम्हारा कल्याण है। ये कहकर वो महात्मा जिधर से आए थे उधर ही चल दिए और इससे पूर्व कि सदन उनसे कुछ जिज्ञासा करने के लिए सावधान हो सके, वो आंखों से ओझल हो गए। सदन सोचने लगा, ये महात्मा कौन है? ये मुझे कैसे जानते हैं? मेरे गुप्त रहस्यों का इन्हें कैसे ज्ञान हुआ? कुछ उस स्थान की नीरवता, कुछ अपने चित्त की स्थिति, कुछ महात्मा के आकस्मिक आगमन और उनकी अंतर्दृष्टि ने उनकी बातों को आकाशवाणी के तुल्य बना दिया। सदन के मन में किसी भावी अमंगल की आशंका उत्पन्न हो गई। उसे सुमन के पास जाने का साहस न हुआ। वो घोड़े पर बैठा और इस आश्चर्यजनक घटना की विवेचना करता घर की तरफ चल दिया। जब से सुभद्रा ने सदन पर अपने कंगन के विषय में संदेह किया था, तब से पद्म सिंह उससे रुष्ट हो गए थे। इसलिए सुभद्रा का यहां अब जीने लगता था। शर्मा जी भी इसी फिक्र में थे कि सदन को किसी तरह यहां से घर भेज दूं। अब सदन का चित्त भी यहां से उचाट हो रहा था। वो भी घर जाना चाहता था, लेकिन कोई इस विषय में मुंह न खोल सकता था। पर दूसरे ही दिन पंडित मदन सिंह के एक पत्र ने उन सबकी इच्छाएं पूरी कर दी। उसमें लिखा था, सदन के विवाह की बातचीत हो रही है, सदन को बहू के साथ तुरंत भेज दो। सुभद्रा ये सूचना पाकर बहुत प्रसन्न हुई। सोचने लगी, महीने 2 महीने चहल पहल रहेगी, गाना बजाना होगा, चैन से दिन कटेंगे। इस उल्लास को मन में छिपा न सकी। शर्मा जी उसकी निष्ठुरता देखकर और भी उदास हो गए। मन में कहा, इसे अपने आनंद के आगे कुछ भी ध्यान नहीं है। 1 या 2 महीनों में फिर मिलाप होगा, लेकिन ये कैसी खुश है। सदन ने भी चलने की तैयारी कर दी। शर्मा जी ने सोचा था कि वो अवश्य हीला हवाला करेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इस समय 8 बजे थे। 2 बजे दिन को गाड़ी जाती थी, इसलिए शर्मा जी कचहरी न गए। कई बार प्रेम से विवश होकर घर में गए, लेकिन सुभद्रा को उनसे बातचीत करने की फुर्सत कहाँ। वो अपने गहने कपड़े और मांग चोटी में मग्न थी। कुछ गहने खटाई में पड़े थे, कुछ महरी साफ कर रही थी, पानदान मांजा जा रहा था। पड़ोस की कई स्त्रियां बैठी हुई थीं। सुभद्रा ने आज खुशी में खाना नहीं खाया। पूड़ियां बनाकर शर्मा जी और सदन के लिए बाहर ही भेज दी।
यहां तक कि 1 बज गया। जीतन ने गाड़ी लाकर द्वार पर खड़ी कर दी। सदन ने अपने ट्रंक और बिस्तर आदि रख दिए। उस समय सुभद्रा को शर्मा जी की याद आई। मेहरी से बोली, जरा देख तो कहाँ है, बुला ला। उसने बाहर आकर देखा, कमरे में झांका, नीचे जाकर देखा, शर्मा जी का पता न था। सुभद्रा ताड़ गई, बोली, जब तक वो न आएंगे मैं न जाऊंगी। शर्मा जी कहीं बाहर न गए थे, ऊपर छत पर जाकर बैठे थे। जब 1 बज गया और सुभद्रा न निकली, तब वो झुंझलाकर घर में गए और सुभद्रा से बोले, अभी तक तुम यहीं हो। 1 बज गया। सुभद्रा की आंखों में आंसू भर आए। चलते चलते शर्मा जी की ये रुखाई अखर गई। शर्मा जी अपनी निष्ठुरता पर पछताए। सुभद्रा के आंसू पहुंचे, गले से लगाया और लाकर गाड़ी में बैठा दिया। स्टेशन पे पहुंचे, गाड़ी छूटने ही वाली थी। सदन दौड़कर गाड़ी में जा बैठा। सुभद्रा बैठने भी न पाई थी कि गाड़ी छूट गई। वो खिड़की पर खड़ी शर्मा जी को ताकती रही और जब तक वो आंखों से ओझल न हुए, वो खिड़की पर से न हटी। संध्या समय गाड़ी ठिकाने पर पहुंची। मदन सिंह पालकी और घोड़ा लिए स्टेशन पर मौजूद थे। सदन ने दौड़कर पिता के चरण स्पर्श किए। ज्यों-ज्यों गांव निकट आता था, सदन की व्यग्रता बढ़ती जाती थी। जब गांव आध मील दूर रह गया और धान के खेत की मेड़ों पर घोड़े को दौड़ाना कठिन जान पड़ा, तो वो उतर पड़ा और वेग के साथ गांव की तरफ चला। आज उसे अपना गांव बहुत सुनसान मालूम होता था। सूर्यास्त हो गया था। किसान बैलों को हाँकते खेतों से चले आते थे। सदन किसी से कुछ न बोला, सीधे अपने घर में चला गया और माता के चरण छुए। माता ने छाती से लगाकर आशीर्वाद दिया। भामा बोली, वे कहाँ रह गईं? सदन बोला, आती हैं, मैं सीधे खेतों में से चला आया। भामा बोली, चाचा चाची से जी भर गया ना? सदन बोला, क्यों? भामा बोली, वो तो चेहरा ही कहे देता है। सदन बोला, वाह, मैं तो मोटा हो गया हूं। भामा बोली, झूठ है, चाची ने दानों को तरसा दिया होगा। सदन बोला, चाची ऐसी नहीं है, यहां से मुझे बहुत आराम था, वहां दूध अच्छा मिलता था। भामा बोली, तो रुपए क्यों मांगते थे? सदन बोला, तुम्हारे प्रेम की थाह ले रहा था। इतने दिन में तुमसे 25 रुपए ही लिए ना। चाचा से 700 ले चुका, 400 का तो एक घोड़ा ही लिया। रेशमी कपड़े बनवाए, शहर में रईस बना घूमता था। सवेरे चाची ताजा हलवा बना देती थीं, उस पर सेर भर दूध, तीसरे पहर मेवे और मिठाइयां। मैंने वहां जो चैन किया वो कभी न भूलूंगा। मैंने भी सोचा कि अपनी कमाई में तो चैन कर चुका, इस अवसर पर क्यों चूकूं। सभी शौक पूरे कर लिए। भामा को ऐसा अनुमान हुआ कि सदन की बातों में कुछ निरालापन आ गया है, उनमें कुछ शहरीपन आ गया है। सदन ने अपने नागरिक जीवन का उस उत्साह से वर्णन किया जो युवा काल का गुण है। सरल भामा का हृदय सुभद्रा की ओर से निर्मल हो गया। दूसरे दिन प्रातःकाल गांव के मान्य पुरुष निमंत्रित हुए और उनके सामने सदन का फलदान चढ़ गया। सदन की प्रेम लालसा इस समय ऐसी प्रबल हो रही थी कि विवाह की कड़ी धर्म बेड़ी को सामने रखकर भी वो चिंतित न हुआ। उसे सुमन से जो प्रेम था, उसमें तृष्णा का ही आधिक्य था। सुमन उसके हृदय में रहकर भी उसके जीवन का आधार न बन सकती थी। सदन के पास यदि कुबेर का धन होता तो वो सुमन को अर्पण कर देता। वो अपने जीवन के संपूर्ण सुख उसकी भेंट कर सकता था, किंतु अपने दुख से, विपत्ति से, कठिनाइयों से, नैराश्य से वो उसे दूर रखता था। उसके साथ वो सुख का आनंद उठा सकता था, लेकिन दुख का आनंद नहीं उठा सकता था। सुमन पर उसे वो विश्वास कहाँ था जो प्रेम का प्राण है। अब वो कपट प्रेम के माया जाल से मुक्त हो जाएगा। अब उसे बहुरूप धरने की आवश्यकता नहीं। अब वो प्रेम को यथार्थ रूप में देखेगा और यथार्थ रूप में दिखाएगा। यहां उसे वो अमूल्य वस्तु मिलेगी जो सुमन के यहां किसी प्रकार नहीं मिल सकती थी। इन विचारों ने सदन को इस नए प्रेम के लिए लालायित कर दिया। अब उसे केवल यही संशय था कि कहीं वधू रूपवती न हुई तो। रूप लावण्य प्राकृतिक गुण है जिसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। स्वभाव एक उपार्जित गुण है, उसमें शिक्षा और सत्संग से सुधार हो सकता है। सदन ने इस विषय में ससुराल के नाई से पूछताछ करने की ठानी। उसे खूब भंग पिलाई, खूब मिठाइयां खिलाई, अपनी एक धोती उसको भेंट की। नाई ने नशे में आकर वधू की ऐसी लंबी प्रशंसा की, उसके नखशिख का ऐसा चित्र खींचा कि सदन को इस विषय में कोई संदेह न रहा। ये नखशिख सुमन में बहुत कुछ मिलता था। अतएव सदन नवेली दुल्हन का स्वागत करने के लिए और भी उत्सुक हो गया।